हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो देखिए, ऐसा भी नहीं है कुछ भी समझ में ना आए, या आप लोग कहीं पर भी पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा स्पीड में पढ़ाया जा रहा होगा, या आप लोग वन लाइनर क्वेश्चंस चाहते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों के लिए पीपीटी रेडी करना, इसके बाद में आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करना बहुत टाइम लगता है। आपके इस प्रकार के नेगेटिव कमेंट से बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप सभी लोग इस प्रकार के कमेंट्स ना किया करें। आप लोगों को नहीं समझ में आता है या आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं तो आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिए। हो सकता है आप लोगों का यूपी टेट क्लियर हो जाए। और आप लोगों को बता दें कि 4 साल के बाद ये यूपी टेट एग्जाम हो रहा है, संभवतः आपका एग्जाम आगे नेक्स्ट हो या ना हो, इसलिए आप सभी लोग जहां पर भी पढ़े अच्छे से पढ़े और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट दिया है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो जो भिन्न है ये क्या हो जाएगा, अभिक्षमता। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, अभिक्षमता। अभिक्षमता होता क्या है, तो ये एप्टीट्यूड है। अभिक्षमता को इंग्लिश में एप्टीट्यूड कहते हैं। और इसका तात्पर्य क्या है, तो जन्मजात यह सहज शक्ति से है। यह अभिक्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। अभिक्षमता जन्मजात होती है और या सहज शक्ति होती है, मतलब आसानी से आप सीख सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है अभिक्षमता में या तो ये जन्मजात होती है और या तो यह सहज शक्ति होती है। किसी भी विशेष कार्य में आप अपनी दक्षता सिद्ध कर सकते हैं। अभिक्षमता के 3 प्रकार हैं। अभिक्षमता के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से। सामान्य, सामान्य अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता। दूसरा है भेदक, दूसरा है भेदक अभिक्षमता, अभिक्षमता। तीसरा है विशिष्ट अभिक्षमता, तीसरा है विशिष्ट अभिक्षमता। तो ये 3 होते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। बुद्धि का सिद्धांत क्या नहीं है ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर प्रत्यगमन का सिद्धांत हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी एक तत्व का सिद्धांत है और एक तत्व का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये विनय हो जाएगा। विनय है, टर्मन है और स्टर्न है, और स्टर्न, ये सभी मनोवैज्ञानिक है। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन है। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन है। बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, सी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो लार ग्रंथि नहीं है। बाकी ये तीनों आपके सही है, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है। पहली तो ज्ञानेंद्रिय अवस्था है, इसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसके बाद में औपचारिक अवस्था है। द्वितीय अवस्था कौन सी है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ज्ञानेंद्रिय अवस्था कहें या आप इससे संवेदी गामक प्रेरक अवस्था भी कह सकते हैं, यह 0 से 2 वर्ष मानी जाती है, 0 से 2 वर्ष। इसके बाद में पूर्व संक्रिया अवस्था कहें या प्राक संक्रिया काल कहें, ये 2 से 7 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष। तृतीय अवस्था मूर्त संक्रिया अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है, 7 से 11 वर्ष होती है। और औपचारिक संक्रिया अवस्था होती है 11+, 11 से ऊपर के बालकों के लिए। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है, सी सही है। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है ये बताना है। तो देखिए, आपका जो वंशानुक्रम है, वातावरण है, खेल तथा व्यायाम, ये सभी। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है,
पहले तो मानसिक आयु होता है बटे में वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे में 100 होता है। तो आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। लिखते कैसे हैं, तो मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु जो उसकी रियल एज होती है, और यहाँ पर गुणे में 100 लिख देते हैं। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? यदि आपसे ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो टर्मन ने किया है। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? टर्मन ने किया है। सूत्र किसने प्रतिपादित किया है? सूत्र किसने प्रतिपादित किया है? किसने प्रतिपादित किया है? स्टर्न ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से, आंसर यहाँ पे जॉन डेवी सही हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है, जॉन डेवी। नेक्स्ट है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क में तो यहाँ पर कल्पना हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। अवलोकन है, प्रयोग है, सामान्यीकरण, ये तीनों है, लेकिन क्या नहीं है? कल्पना। नेक्स्ट है सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना, तो बी स्मरण हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बी स्मरण। सफल होना कहता है तो यहाँ पर स्मरण है, धारण है, चिंतन, ये सभी सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है किसमें? केवल मनुष्य में, केवल बिल्लियों या चूहों में? नहीं, सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। जो मूल प्रवृत्ति होती है ये जन्मजात होती है और प्राकृतिक होती है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? जैसा कि आप सभी को पता है कि व्यवहारवाद से संबंधित है। व्यवहारात्मक सिद्धांत, आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। और आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 प्रमुख नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 प्रमुख नियम बताए हैं, और ये 3 प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? और आप लोगों को ये भी पता है कि थॉर्नडाइक है, कोहलबर्ग है, लेविगोत्स्की है, जितने भी सिद्धांत है, जितने भी मनोवैज्ञानिक है, यहाँ से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। एक क्वेश्चन पेपर में आपको 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 3 प्रमुख नियम कौन से हैं? पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा नियम कौन सा है? और ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जो सीक्वेंस चलता है ये सीक्वेंस से ही आपको आंसर टिक करना है। प्रभाव का नियम है, इसके बाद में तत्परता का नियम है, और इसके बाद में कौन सा हो जाएगा? अभ्यास का नियम। इसके बाद में अभ्यास का नियम। पहले नंबर पर आपका प्रभाव का नियम होगा, तो सीरीज वाइज जरूर याद रखिएगा। पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम। और 5 गौड़ नियम आप लोगों को पता होगा कि 5 गौड़ नियम कौन कौन से हैं, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर ये तीनों पॉइंट नोट डाउन करने के बाद में 5 गौड़ नियम देख लीजिए। पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, तो दूसरा नियम है मानसिक स्थिति का नियम। इसके बाद में है थर्ड पॉइंट पर आंशिक क्रिया का नियम, है। फोर्थ नंबर पर है आत्मीकरण का नियम, है। फिफ्थ नंबर पर है सहचर्य परिवर्तन का नियम। ये 5 नियम है और इनको भी आपको सीक्वेंस से याद करने हैं। पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है आत्मीकरण का नियम, पांचवा है सहचर्य नियम। नेक्स्ट है सीखने के वक्र किसकी सूचक है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सीखना, मतलब यहाँ पर प्रगति हो जाएगा। सीखने की प्रगति के सूचक है, पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है यह दिया है बंडूरा और वाल्टर ने। आंसर यहाँ पर आपका सही है। यदि वाल्टर ना लिखा हो, सामाजिक अधिगम लिखा हो, तो बंडूरा सही हो जाएगा। आपसे यदि ये पूछा जाए कि प्रयत्न एवं
भूल का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा सहचर्यवाद का सिद्धांत। सहचर्यवाद का सिद्धांत हो जाएगा, सहचर्यवाद का सिद्धांत। आप सभी को यहाँ पर जितने भी यूपी टेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी देखने को मिलेंगे। सूझ का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सूझ का जो सिद्धांत है यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से। यह किससे संबंधित है? गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत से संबंधित है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयोग होता है या प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर आंसर आपका अधिगम सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर क्या होगा? अधिगम, यानी कि सीखने के लिए। सीखने के लिए अधिगम के प्रकार में जैसा कि आपको पता है किस प्रकार से आप सीखते हैं, तो प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं, प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं, सूझबूझ से सीखते हैं, सूझबूझ से सीखते हैं, सूझबूझ। तीसरा क्या है? अनुकरण के माध्यम से। तीसरा है अनुकरण के माध्यम से। इसके बाद में है बुद्धि के अधिगम से, बुद्धि के अधिगम से, बुद्धि के अधिगम से। इसके बाद में है सहचर्य द्वारा। इसके बाद में हो जाएगा सहचर्य द्वारा, सहचर्य द्वारा। तो आप कितने प्रकार से सीखते हैं? अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, दूसरा है सूझबूझ, तीसरा है अनुकरण द्वारा, चौथा है बुद्धि के अधिगम द्वारा और पांचवा है सहचर्य के अधिगम द्वारा। आंसर यहाँ पर आपने देखा है सी सही है। इसके बाद में है बुद्धि के बारे में। बुद्धि के बारे में, बुद्धि का जो विकास होता है किसी भी बालक का, तो कितनी आयु तक होता है? 16 वर्ष की आयु तक, 16 वर्ष की आयु तक बुद्धि का विकास होता है। आयु तक बुद्धि का विकास होता है। इसके बाद में है बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो आपको पता होगा बुद्धि के कितने प्रकार हैं? बुद्धि के 3 प्रकार हैं। बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मूर्त बुद्धि, पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, तीसरा है सामाजिक, तीसरा है सामाजिक बुद्धि। तो ये 3 प्रकार होते हैं। इसमें क्या होता है? तो जो मूर्त बुद्धि के बालक होते हैं ये या तो गायक होते हैं या यांत्रिक बुद्धि के होते हैं। ये गायक बुद्धि के होते हैं या यांत्रिक बुद्धि के होते हैं। गायक बुद्धि के या यांत्रिक बुद्धि के होते हैं। और इनको रुचि किसमें होती? यदि आपसे पूछा जाए कि इनको रुचि किसमें होती है, तो यंत्र व मशीन से होती है। यंत्र व मशीन में इनको रुचि होती है। और ऐसे बुद्धि के जो बालक होते हैं क्या बनते हैं? इंजीनियर या कारीगर, इंजीनियर या कारीगर बनते हैं, इंजीनियर या कारीगर बनते हैं। अमूर्त में क्या होता है? इनका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। अमूर्त में पुस्तकीय ज्ञान से संबंध होता है और ये बालक पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं। अधिक रुचि किसमें होती है? तो पाठ्य पुस्तक में होती है। जो अमूर्त बुद्धि के बालक होते हैं ये क्या बनते हैं? यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि ये क्या बनते हैं, तो ये वैज्ञानिक बनते हैं। ये क्या बनते हैं? वैज्ञानिक बनते हैं। वैज्ञानिक या डॉक्टर बनते हैं, या डॉक्टर बनते हैं, वैज्ञानिक या डॉक्टर बनते हैं। इसके बाद में जो सामाजिक बुद्धि है इसका संबंध किससे होगा? सामाजिक व्यवहार से, सामाजिक व्यवहार से संबंधित। जो सामाजिक बुद्धि के बालक होते हैं ये अपना जो सामाजिक जीवन होता है सही ढंग से व्यतीत करते हैं। सामाजिक जीवन किस प्रकार से व्यतीत करते हैं? सही ढंग से। और ये बालक क्या बनते हैं? तो ये नेता बनते हैं। ये नेता बनते हैं, नेता बनते हैं या कूटनीतिज्ञ बनते हैं, कूटनीतिज्ञ बनते हैं।
और ये किस प्रकार के होते हैं, तो ये बहिर्मुखी होते हैं। जो सामाजिक बुद्धि के बालक होते हैं, यदि इनका स्वभाव पूछा जाए तो ये बहिर्मुखी होते हैं, ये बहिर्मुखी होते हैं। समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। एग्जाम में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को बता दें जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे बुद्धि के सिद्धांत में क्या है, बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत किससे संबंधित है? आपको पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ये सिद्धांत संबंधित है विनय से, विनय और टर्मन से, विनय और टर्मन से संबंधित है। साथ में ईस्टर्न भी हो जाएगा, साथ में ईस्टर्न मनोवैज्ञानिक। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये स्पीयरमैन है। कौन है? स्पीयरमैन। बहु में पूछा जाए, बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत ये किससे संबंधित है? बहुकारक सिद्धांत किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से। बहुकारक सिद्धांत किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से संबंधित है। आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा समूह कारक सिद्धांत किससे संबंधित है? समूह कारक सिद्धांत किससे संबंधित है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो आपने यहाँ पर देखा है बुद्धि के बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप सभी को यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए गए हैं। इसका आंसर यहाँ पर 34 का सी सही है, अधिगम होगा। नेक्स्ट है डैश केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है क्या? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो एक माप है वो माध्यिका हो जाएगा, या आप यहाँ पर सांख्यिकी भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर सांख्यिकी भी हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शेष से भिन्न है, ये बताना है। तो जो शेष से भिन्न है 16 पीएफ हो जाएगा। 16 पीएफ परीक्षण यह किससे संबंधित है? अचेतन मन से संबंधित है, अचेतन मन से संबंधित है। और इसको अच्छी विधि भी माना गया है, किसके लिए? अध्ययन के लिए। अचेतन मन अध्ययन से संबंधित है। बाकी आपको पता होगा ड्रा अ मैन परीक्षण जो है, ड्रा अ मैन परीक्षण ये व्यक्तित्व संबंधी है, ये व्यक्तित्व संबंधी है। TAT है, यहाँ पर TET लिख लीजिएगा। और जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है ये किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट है विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे कौन? विकासात्मक कार्य के, तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, हेविघर्स्ट। यहाँ पर बी आंसर आपका सही है। जीन पियाजे किससे संबंधित है? तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। जीन पियाजे किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है सृजनशीलता की पहचान है तो किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है? चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया है? तो ये किया है टॉरेंस ने। पूरा नाम यदि आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ई पॉल टॉरेंस। पूरा नाम आपसे यदि पूछा जाए तो ई पॉल टॉरेंस है। यहाँ पर बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, आपको थॉर्नडाइक के 3 नियम बताए हैं। तो 3 नियम में पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। तो ये 3 नियम हैं, तीनों नियम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो तीसरा नियम कौन सा है? प्रभाव का नियम है। आंसर यहाँ पर भी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? केस अध्ययन यानी कि केस स्टडी में किया जाता है। तो ये आप सभी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो या समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।